मैंने इसको आपकी तरफ कर दिया है। अब आप लाइव हैं। अच्छा, हाँ। शुरू करें? शुरू कर सकते लोग हैं। आ गए हैं कुछ? हाँ, कितने लोग? एक दो मिनट और रुक जाते हैं, फिर शुरू करते अच्छा, हैं। अच्छा। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कौन कौन आ गया? गोरखनाथ जी लग रहे हैं। वंदना जी स्वागत करने आ गई हैं। शुरू कर सकते हैं सर। अच्छा, शुरू करें? मित्रों, जो लोग श्रोता के रूप में उपस्थित हो चुके हैं और जो आने वाले हैं, उन सबको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मराक्षस नाम के फेसबुक पेज पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभारी हूँ डॉक्टर वंदना चौबे और संजय श्रीवास्तव जैसे अपने उत्साही आयोजक मित्रों का। ये जो श्रृंखला शुरू की गई है आलोचना के हाशिए, इस श्रृंखला की शुरुआत गंभीर सूझ और सुरुचि की परिचायक है। रचना और चिंतन के क्षेत्र में हर दौर में प्रायः ऐसा होता रहा है कि मूल्यांकन की चयन धर्मी प्रक्रिया जाने अनजाने चलती रहती है, जिसके कारण कुछ प्रतिभाएं तुरंत चर्चा के केंद्र में आ जाती हैं, लेकिन कुछ को अपेक्षित पहचान के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। अब इस संबंध में मैं ये तो नहीं कह सकता, ये कहना हिमाकत होगी कि ऐसा हमेशा उपेक्षा या अन्याय के कारण ही होता है। अनेक कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन एक कवि ने कभी कहा था, शायद जो यहाँ श्रोता मित्र हमारे हैं उनको पता होगा, उन्होंने सुना होगा किसी एक कवि को ये कहते हुए कि गुण न हिराने गुण ग्राहक हिरानो है। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद बख्श बात यह है कि समय अपना धर्म कभी कभी इस तरह भी निभाता है कि हिराए हुए गुण ग्राहक को हेर लाता है, खोज लाता है, और इस खोज के साथ ही भूली बिसरी प्रतिभाएं या हाशिए पर पड़ी प्रतिभाएं देर सबेर अपना सही स्थान पाने का हक पा लेती है। ऐसा ही कुछ मलयज और देवीशंकर अवस्थी को भी आप देवीशंकर अवस्थी पर भी आप सुन चुके हैं, हमारे आलोचक और कवि मित्र अशोक वाजपेयी को। तो ये दो प्रतिभाएं जो हैं, देवीशंकर अवस्थी और मलयज, इन दोनों के साथ भी यही हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि इनको पहचाना नहीं गया, पहचाना गया इनको थोड़ा बहुत, लेकिन जैसा होता है समय बीतने के साथ साथ लोग विस्मृत होते जाते हैं और कुछ लोग जो लगातार सक्रिय रहते हैं वो चर्चा में आते हैं। तो ये जो दो प्रतिभाएं जिन पर देवीशंकर जी पर बात हो चुकी और मलयज पर मुझे बात करनी है, तो ये दोनों प्रतिभाएं बड़ी संभावनाओं वाले रचनाकार और चिंतक के रूप में उदित हुई थी। लेकिन विडंबना ये कि उम्र ने, जीवन ने इनको वक्त जितना मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। जल्द ही तीन दशक, 4 दशक के लगभग छोटी उम्र पाकर ये बड़ी प्रतिभाएं विदा हो गई। वो मिसरा है ना उर्दू कवि का, हसरत तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए।
तो अफसोस होता है, काश इन लोगों को जीवन, बस इस माइक है। जीवन मिला होता लंबा, तो काश कोई दूसरा नंबर मिल सका होता, या किस किस रूप में कौन कौन पहचान पाता, ये केवल कल्पना ही कर सकते हैं आप। वंदना जी ने जब मुझे फ़ोन किया कि मुझे ब्रह्म राक्षस के मंच पर मलयज को याद करते हुए आपसे मुखातिब होना है, तो मुझे फ़ौरन श्री राम वर्मा की बताई हुई एक बात याद आ गई। शायद 1957 का दौर रहा होगा, जब इलाहाबाद में एक बड़ा लेखक सम्मेलन हुआ था। उसमें मुक्तिबोध भी आए थे, और तब मलयज तो इलाहाबाद में ही थे, श्री राम वर्मा भी इलाहाबाद में ही थे, और शमशेर जी भी इलाहाबाद में ही थे। तो श्री राम वर्मा बताते थे कि मुक्तिबोध के मुंह से ब्रह्म राक्षस कविता का पाठ शमशेर जी के यहाँ, शमशेर जी के कमरे पर मलयज और श्री राम वर्मा दोनों ने साथ साथ सुना था। जाहिर है कि उस पाठ से कितनी प्रेरणा, कितनी ऊर्जस्विता मलयज को भी मिली होगी। और ये जो ब्रह्म राक्षस नाम की कविता, जिस पर कि आपने अपने मंच का नाम रखा है, फेसबुक पेज का नाम रखा है, ये ब्रह्म राक्षस एक रूपक के तौर पर मुक्तिबोध ने ऐसे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का बिंब हमारी चेतना में उभारने के लिए किया। ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे लेखक, ऐसे बड़े लोग, प्रतिभाशाली लोग, जो कुछ अपनी श्रेष्ठता ग्रंथ के शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं बस बुद्धि की प्रखरता ही काफ़ी है। अब ये बुद्धि की प्रखरता के बल पर ही नाज करना और अपनी सीमाओं से भी उबरने की चेष्टा करना, ये दोनों बातें कई बार साथ साथ संभव नहीं हो पाती। और ये हम सब जैसे, हम जो आज भी हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके संस्कारों की सीमा आज भी है। अब आप देखते हैं उस कविता में कि वो जो ब्रह्म राक्षस है, वो अपने संस्कारों के मैल से उबरने के लिए देह को रगड़ रहा है, मल मल के नहा रहा है, लेकिन आत्मा को तो नहीं मलता। और सिर्फ देह को मलने से संस्कार मिट जाएंगे, साफ हो जाएगा शरीर, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसीलिए जो ब्रह्म राक्षस का कवि है मुक्तिबोध, वो कहता है कि फिर भी मैल, फिर भी मैल, यानी इतना रगड़ रहा है शरीर को, नहा रहा है सब, लेकिन मैल नहीं छूट रहा है। तो ये कविता दरअसल बुद्धिजीवी वर्ग के संस्कारों की सीमा बताने के लिए ये कविता मुक्तिबोध के मन में आई होगी। अब मलयज ने तो ब्रह्म राक्षस नाम की कोई कविता लिखी नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मुक्तिबोध जब अपने ब्रह्म राक्षस से संबंध बनाने की आत्म परिष्कार बोध के साथ कामना करते हैं, तो क्या करते हैं? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूं। सजल उर शिष्य, यानी मुक्तिबोध एक इशारा कर रहे हैं कि केवल बुद्धि की सतेजता ही काफी नहीं होती, उर की सजलता। मैं अगर शिष्य बनूंगा किसी ऐसे प्रखर बुद्धिजीवी का, तो मैं कामना करूंगा कि बुद्धि की सतेजता के साथ साथ उर की सजलता भी मिले। तभी वो कहते हैं ना, सजल उर शिष्य होना चाहता। मुझे लगता है, हालांकि जैसा मैंने कहा, मलयज ने ब्रह्म राक्षस नाम की कोई कविता नहीं लिखी, और न कहीं ऐसा आता है कि उन्होंने मुक्तिबोध जैसी कामना की हो कि मैं सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। लेकिन मुझे लगता ये है कि मलयज भी मुक्तिबोध के साथ अपनी संबंध यात्रा
की कल्पना किसी न किसी रूप में ज़रूर करते होंगे। इसका प्रमाण है उनकी डायरी के तीनों खंडों के अनेक पृष्ठों पर आप देख जाइए, मुक्तिबोध का जिक्र मिलेगा। हालांकि अच्छा, और एक बात और, ये भी लगता है डायरी के पन्नों को पढ़िए या जब कभी बात करने का मौका मुझ जैसे व्यक्ति को मलयस से मिलता था तो मैं महसूस करता था, और मित्र भी महसूस करते होंगे, कि बुद्धि की ग्रंथि मुक्त सतेजता और उर की गलित भावुकता मुक्त सजलता दोनों शायद मुक्तिबोध की तरह मलयस को भी काम में रही होंगी। अज्ञेय पर भी बहुत लिखा, मलयस ने अज्ञेय पर भी काफ़ी लिखा, बल्कि एक बड़ा प्रसिद्ध उनका लेख है तीसरे अज्ञेय की तलाश। यानी अज्ञेय के दो रूपों की चर्चा वो करते हैं, पूर्व अज्ञेय और उत्तर अज्ञेय, और फिर कहते हैं दोनों की सीमाएं हैं। तो तलाश करते हैं तीसरा अज्ञेय कहाँ मिलेगा, यानी जो अज्ञेय का प्रस्तुत चेहरा है वो उनको अपर्याप्त लगता है मलयस को, और तब वो मुक्तिबोध से अपनी नज़दीकी जगह जगह जाहिर करते हैं। हालांकि यह भी सही है कि मुक्तिबोध के भक्त वो नहीं थे। बहुत से हमारे साथी हैं, हम लोग भी, जैसे हम भी, मैं भी हूँ, बाद दफ़ा मुक्तिबोध पर ज़रूरत से ज़्यादा लट्टू हो जाते हैं। मलयस कभी ऐसे लट्टू नहीं हुए, मुक्तिबोध पर पसंद करते थे, चर्चा करते थे, लेकिन एक तटस्थता के साथ अपने एक आलोचकीय विवेक की कसौटी पर कितना हमारा कभी खरा उतरता है, पसंद है अलग है बात, लेकिन कितना खरा उतरता है उस वस्तुपरक कसौटी पर जो आलोचना की होनी चाहिए। तो इसलिए भक्त नहीं कह सकते मुक्तिबोध का उनको, ना उनको बहुत ज़्यादा लट्टू कह सकते हैं मुक्तिबोध पर। बल्कि मुझे याद आता है जब मुक्तिबोध का निधन हुआ तो दिल्ली में एक शोक सभा हुई। मैं तो खैर उस शोक सभा में होने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं तो उस वक्त शायद, मैं कानपुर में, मेरा गृहनगर कानपुर, तो मैं तो तब मुक्तिबोध मलयस का नाम भी नहीं सुना था मैंने, और मुक्तिबोध को कुछ कुछ जानता था, लेकिन मैं तब विज्ञान का विद्यार्थी था, स्नातक कक्षाओं का, तो रुचि थी साहित्य में, लेकिन ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन मलयस ने जब मुलाकात, बहुत देर में मुलाकात जब मलयस से हुई, तो मलयस ने बताया, एक बात बताई उन्होंने, बोले देवी शंकर अवस्थी भी कानपुर के थे, जो कि थे, बल्कि मैंने भी मलयस का नाम पहल कानपुर में पढ़ते हुए, विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए, डीएवी कॉलेज में मैं जब स्नातक कक्षाओं में था तो देवी शंकर अवस्थी वहाँ टीचर हो चुके थे हिंदी का, डीएवी कॉलेज में। तो चूँकि मैं कविता लिखता था, कुछ छपना छपाना भी शुरू हो गया था, तो इसलिए देवी शंकर अवस्थी से मेरी मुलाकात होना स्वाभाविक ही था। तो देवी शंकर अवस्थी ने ही पहल मलयस का नाम मुझे बताया था, सुनाया था। लेकिन वही देवी शंकर अवस्थी, उन्हीं देवी शंकर अवस्थी के बारे में एक ख़ास बात बताई मलयस ने, कि जब निधन हुआ मुक्तिबोध का तो देवी शंकर अवस्थी भी उस शोक सभा में शामिल थे। दिल्ली जा चुके थे वो, कानपुर से दिल्ली में ही थे, तो दिल्ली में शोक सभा में मौजूद थे देवी शंकर अवस्थी। और मलयस बताते थे कि जैसा कि होता है श्रद्धांजलि सभाओं में, प्रायः प्रशस्ति परक भावुकतापूर्ण उद्गार ही कहे जाते हैं और श्रद्धांजलि की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। मलयस ने बताया, और जब बताया तो उनकी आंखों में चमक थी, मलयस की आंखों में चमक थी, और उस चमक की कौन अब भी मेरी आंखों में है, इतने सालों बाद भी। अब न मलयस हैं और न उनके वो साथी हैं जिनका जिक्र मैं करूँगा आगे। तो मलयस ने बताया कि राजेंद्र जी, उस शोक सभा में, मुक्तिबोध की शोक सभा में, केवल देवी शंकर अवस्थी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भावुकता के दलदल में फंसे बिना तटस्थ ढंग से आलोचनात्मक टिप्पणी की मुक्तिबोध पर। और यहाँ तक बताया मलयस ने बड़े मुग्ध भाव से कि शायद अगर दिवंगत मुक्तिबोध भी किसी चमत्कारिक तरीके से उस सभा में आ सके होते तो ज़रूर देवी शंकर अवस्थी की पीठ ठोकते हो। हाँ, तुमने ठीक कहा, बाकी सब औपचारिकता निभा रहे थे।
तो इस प्रसंग से मालूम पड़ता है, इस बात सुनाई थी मलयज ने, इससे मालूम पड़ता है कि मलयज पसंद करते थे मुक्तिबोध को, लेकिन एक तटस्थता के साथ, निस्संगता के साथ। इससे ये जो विशेषता थी उनकी आलोचना की, इसके कारण न वो अपने विवेक के साथ अन्याय करते थे और न उस लेखक के साथ अन्याय होता था, सही मूल्यांकन होता था उसका और पूरे विवेक के साथ होता था। तो ऐसे हमारे मलयज थे। और बल्कि मलयज के यहाँ एक पद आता है मुक्तिबोध के लिए। मुक्तिबोध के लिए वो कहते हैं, आत्मा का खाना बदोश। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व आत्मा का खाना बदोश। मुझे लगता है कि मलयज का व्यक्तित्व भी आत्मा की खाना बदोशी से ही निर्मित हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने मलयज का नाम देवी शंकर अवस्थी के मुंह से कानपुर में सुना था। ये शायद 65 सन 1965 की बात होगी। और फिर मैं जब डीएवी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, उसी के आसपास देवी शंकर अवस्थी जी कानपुर से दिल्ली चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति हो गई, दिल्ली चले गए। और फिर वहाँ स्कूटर दुर्घटना में दुर्भाग्य से शायद एक ही साल के बाद उनका निधन हो गया उस दुर्घटना में। और जब मैं सन 68 में आया इलाहाबाद, तो मलयज भी यहाँ से दिल्ली जा चुके थे। लेकिन उनके 2-3 कवि मित्र थे इलाहाबाद में। एक थे श्री राम वर्मा, दूसरे शिवकुटीलाल वर्मा, और गिरिधर राठी भी तब इलाहाबाद में ही थे, जो बाद में वो भी दिल्ली चले गए थे। और वरिष्ठ, ये तो बराबर के लगभग समवयस्क मित्रों में थे मलयज के, लेकिन जो वरिष्ठ लोग थे उनमें रघुवंश जी, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये सब लोग वरिष्ठों में उनके बहुत आदर करते, सम्मान कर, मतलब इनसे अच्छा संबंध मानते थे ये लोग मलयज को। शिवकुटीलाल वर्मा बताते थे कि मलयज उनके बाल सखा थे इलाहाबाद में। यानी बचपन में पढ़ाई जब शुरू हुई तो सहपाठी थे शिवकुटीलाल जी और मलयज। और संयोग ये कि दोनों का नाम, शिवकुटीलाल वर्मा का नाम भी तब शिवकुटीलाल नहीं था। शिवकुटीलाल वर्मा और मलयज दोनों का मूल नाम एक ही था, और वो था भरत जी श्रीवास्तव। पहले भरत लाल जी श्रीवास्तव जो थे, उनके पिता ने नाम बदल दिया, कर दिया अपने बेटे का नाम शिवकुटीलाल वर्मा, क्योंकि शिवकुटी के दिल पैदा हुए थे ये वाले भरत लाल श्रीवास्तव, जो बाद में शिवकुटीलाल हो गए। और आप जानते हैं शिवकुटी एक स्थानीय मेला होता है इलाहाबाद का, नाग पंचमी के आसपास। तो शिवकुटी के दिन पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम शिवकुटीलाल वर्मा कर दिया। और ये जो दूसरे भरत जी लाल श्रीवास्तव थे, इनका नाम इन्होंने खुद ही अपना नाम, जब कविता कहानी के क्षेत्र में आए, साहित्य के क्षेत्र में, तो इन्होंने अपना नाम मलयज कर लिया। तो दोनों के नाम अलग अलग। फिर मलयज नाम से ही मलयज ने झंकार नाम की एक संस्था की स्थापना इलाहाबाद में की। ये जो श्री राम वर्मा थे ना, इनका पूरा नाम था पहले श्री राम लाल श्रीवास्तव, और फिर बाद में संक्षिप्तीकरण कर लिया उन्होंने, अपना नाम श्री राम वर्मा। मलयज श्री राम वर्मा को मामा कहते थे। आप जानते हैं मामा भांजे में चुहल भी चलती रही थी।
तो जब नाम छोटा कर लिया, जब श्री राम वर्मा ने रामलाल श्रीवास्तव से अपना नाम श्री राम वर्मा कर लिया, तो मलिज मजाक करते थे, कहते थे मामा तुमने अच्छा किया। श्री राम वर्मा की लंबाई कम थी, आप लोगों में से जिसने किसी ने देखा होगा अगर श्री राम वर्मा को, तो श्री राम वर्मा नाटे कद के थे। तो मजाक में कहते थे मामा, मलेश कहते थे कि मामा अच्छा किया तुमने अपना नाम छोटा कर लिया, वरना उस मुहावरे को चरितार्थ करते नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस तरह चूलबाजी इन मित्रों में होती थी। फिर श्री राम वर्मा भी बाद में आजमगढ़ चले गए, डीएवी कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए, वो आजमगढ़ चले गए। लेकिन श्री राम वर्मा इलाहाबाद आते रहते थे, और मलियज भी। बल्कि मैं तो सनासर में इलाहाबाद आया, तो मैंने सनासर से पहले मलियज को नहीं देखा था, सुना था उनका नाम, पढ़ा भी था एक आध जगह, कुछ कल्पना नाम की पत्रिका जैसे पढ़ा भी था, लेकिन मुलाकात नहीं थी। मुझे मलियज से मुलाकात कराने का श्रेय इन दोनों कवि मित्रों को है, श्री कुटीलाल वर्मा और श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा जब आजमगढ़ चले गए तो भी इलाहाबाद आते थे, अक्सर आते थे, और मलियज भी कम आते थे लेकिन आते थे इलाहाबाद। तो श्री राम वर्मा जब भी आते थे ऐसा, अच्छा तब मैं ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूर्वी गेट है लाइब्रेरी की तरफ वाला, उसके सामने धीरेन्द्र जी का बंगला था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के बंगले के एक हिस्से में परिवार के साथ में अपने किराएदार के तौर पर रहता था। तो श्री राम वर्मा जब भी आते थे मेरे यहाँ ही, ज़्यादातर मेरे यहाँ ही ठहरते थे, और फिर संस्मरण सुनाते थे। श्री राम वर्मा अच्छे संस्मरणकार थे। इन दोनों मित्रों के, मलियज और ये श्री कुटीलाल की तुलना में संस्मरण लेखक के रूप में श्री राम वर्मा बहुत अच्छे संस्मरण लिखे हैं श्री राम वर्मा ने। तो श्री राम वर्मा जब भी आते थे ऐसा प्रायः होता था कि मलियज की यादों को ज़रूर साझा करते थे, बहुत सी बातें। और राठी जी भी, हाँ, गिरधर राठी भी आते थे दिल्ली से, वो भी जब भी आते थे तो मिलते थे, और ऐसा होता ही नहीं था कि मलियज की बात न होती। तो नाम परिवर्तन के प्रसंग में श्री राम वर्मा ने मुझे बताया कि मलियज ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तावित किया कि श्री राम वर्मा अपना नाम रख लें शलभ। कविता लिखते थे, तो श्री राम वर्मा अपना साहित्यिक नाम रख लें शलभ, और श्री कुटीलाल वर्मा से कहा तुम रख लो पंकज। श्री कुटीलाल वर्मा कुछ दिन पंकज रहे भी, लेकिन श्री राम वर्मा ने शलभ होना स्वीकार नहीं किया, और बाद में श्री कुटीलाल वर्मा ने भी पंकज नाम त्याग दिया, वो अपने उसी नाम से। ये इन मित्रों का जो, देखिए कि उस ज़माने में इलाहाबाद में आपस में कितनी मित्रता का भाव होता था। अब दुर्लभ हो गया, सब जगह दुर्लभ हो गया अब तो ये भाव। वो साहित्य क्या, जिस शब्द में साहित्य नाम का जो शब्द है उसमें ही साहित्यता का भाव है, संग साथ का भाव है। और आज साहित्यकार तो सब है, पर संग साथ वाला वो जो साहित्यता का भाव है वो विलुप्त होता जा रहा है। ये हमारे समय का दुर्भाग्य है। लेकिन खैर, जो नहीं है उसका गम क्या, शमशेर जी कहा करते थे ना, जो नहीं है उसका गम क्या, जैसे कि सुरु जी। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं, याद तो कर ही सकते हैं उनको। याद करना भी ताकत देता है। जब चीज़ें खो जाती हैं तो तकलीफ होती है, काश वो चीज़ें होती, लेकिन अब अनुपस्थित हैं। पर अनुपस्थित को भी याद करना ताकत देता है। तो इसलिए जो मैंने ये प्रसंग बताया आपको, ये ताकत देते हैं आज भी, कि ये नौजवान लोग कितने उत्साह के साथ मिलते थे और कैसा वातावरण रचते थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद तब कैसा इलाहाबाद था ये पता चलता है इस तरीके से। अच्छा, ये जो तीनों मित्र थे, इनमें तीनों की अलग अलग विशेषताएं भी थी। मलियज कवि थे,
आलोचना लिखने लगे। एक अच्छे चित्रकार भी थे। इलाहाबाद में महादेवी जी के बाद शायद 3-4 लोगों के नाम ले सकते हैं हम, जो कविता के साथ साथ चित्रकला में भी, जैसे मलियर, शमशेर तो थे ही, शमशेर भी चित्रकला में, लक्ष्मीकांत जी भी कभी कोई शौक करते थे, इसका रखते थे। और हाँ, विपिन अग्रवाल भी कवि थे, चित्रकार भी, स्केचेस भी में भी शौक रखते थे। तो ये मलेश की विशेषता थी। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। अगर आप डायरी देखें मलेश की, तो जगह जगह उस डायरी में जो स्केचेस हैं उनके खुद के बनाए हुए हैं मलेश के। तो ये तो विशेषता मलेश की थी जो अलग करती थी। शिवकुटी लाल जी का संगीत में दखल था, हालांकि बाद में वो उतना नहीं रहा। उस वक्त संगीत में उनको संगीत की जानकारी भी थी शिवकुटी लाल जी को। श्री राम वर्मा कहानी तो वैसे मलेश भी लिखते थे, लेकिन बाद में कहानी लिखना उन्होंने छोड़ दिया था। श्री राम वर्मा बाद में भी कहानी लिखते रहे और संस्मरण तो बहुत अच्छे लिखे उन्होंने। तो एक तरीके से जो झंकार नाम की संस्था मलेश ने बनाई थी, याद करिए, परिमल का दौर था वो। इलाहाबाद में सरगर्मियाँ दो संस्थाओं की थी। प्रगतिशील लेखक संघ, जिसमें मार्कंडे, अमरकांत, शेखर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, ये सब लोग थे। और इधर परिमल, जिसमें धर्मी भारती, रामस्वरूप जी, शाही जी वगैरह, लक्ष्मीकांत जी, ये सब लोग थे। तो उस वक्त झंकार नाम की संस्था जो थी, उसका क्या वैशिष्ट्य था जो परिमल से भी विशेष बनाता था उस संस्था को? ये 3 कवि मित्र जिनके नाम बताए हमने, ये तीनों कवि मित्रों की विशेषता थी चित्रकला, संगीत कला और कविता। इन 3 कवि मित्रों के जरिए झंकार नाम की संस्था इन तीनों कलाओं की एक त्रिवेणी बन गई थी। पर आज परिमल को याद करने वाले बहुत हैं। बाकायदा केशव जी ने परिमल पर एक अच्छी किताब भी लिखी, लोक भारती से यहाँ छपी, लेकिन झंकार को याद करने वाले अब नहीं। शायद ही कोई कहीं बचा हो। मुझे नहीं लगता कि झंकार जैसी संस्था जो मलिया ने बनाई थी, जो त्रिवेणी थी चित्रकला और संगीत कला और कविता की, वैसी संस्था कोई किसी के जहन में हो, अब मुझे नहीं लगता। बल्कि इस बात का मलिया को बड़ा अफसोस था। जब भी दिल्ली में जाता था तो कोशिश करता था प्राय मलिया से भी मुलाकात हो जाए। तो मलिया से जब भी मिलता था तो इलाहाबाद के बारे में पूछते थे वो, और तब कहीं न कहीं ये टीस उनके मन में जो थी वो व्यक्त हो जाया करती थी। कहते थे, रायनी जी, परिमल को याद करने वाले तो अब भी इलाहाबाद में बहुत होंगे, पर किसी की स्मृति में झंकार भी है क्या? मैं क्या जवाब देता? सच्ची बात तो ये है कि झंकार का मुझे भी कोई अता पता नहीं था, कोई नाम ही नहीं लेता था बाद में। और पत्राचार भी थोड़ा मैंने 81 में अभिप्राय निकालना शुरू किया। तो जाहिर है कि एक संपादक के रूप में शुरुआत कर रहा हूँ, तो लेखकों से पत्राचार करना होगा। तो मलिया से भी पत्राचार शुरू हुआ। तो मलिया जी ने एक पत्र में लिखा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जब मैं कोई किताब, तब उनकी शायद जख्म पर धूल नाम का कविता संग्रह आ गया था, बल्कि वो तो इलाहाबाद में ही छपा था रचना प्रकाशन से, और अपने पैसे से छपवाया था मलिया ने वो संग्रह। तो कहते थे, मैंने किताब भेजी, अब नाम नहीं लिया उन्होंने, पहले बोले कि मैंने वरिष्ठों को किताब भेजी, लेकिन किसी का एक पोस्ट कार्ड भी मुझे नसीब नहीं हुआ। और शिकायत थी। तो जिस इलाहाबाद में रचा बसा मलिया का व्यक्तित्व जहाँ विकसित हुआ, जिस इलाहाबाद, बल्कि दिल्ली में अक्सर वो कहते थे, आप दिल्ली के हाल जानते ही हैं,
तो वो अपने इलाहाबाद वाले कमरे की बहुत याद करते थे कि वैसा एकांत यहाँ नहीं मिलता जैसा इलाहाबाद में। पर इलाहाबाद के बारे में शिकायत भी थी कि अब वहाँ किताब भेजो तो जवाब ही नहीं कोई, प्राप्ति स्वीकार तक कोई नहीं देता। एक संवेदनशील कवि के मन की अकुलाहट आप समझ सकते हैं। बहरहाल तो जब मैंने उनको पत्र लिखा, हाँ एक बात और ध्यान में आ रही है कि जब उनका दूसरा संग्रह आने को था, दूसरे संग्रह की पांडुलिपि तैयार कर चुके थे वो, और उसके कई 3-4 नाम उन्होंने रखे होंगे। उनमें से एक पत्र में मुझे 2 नामों की सूचना उन्होंने दी। बोले कि 2 नाम मुझे सूझ तो और भी रहे थे, लेकिन 2 नाम मैंने चुने हैं। अब इन 2 नामों में से अगर आपको कोई नाम ज़्यादा अच्छा लगता हो, सार्थक लगता हो, तो कृपया मतलब बताइए, आसानी होगी हमको। तो 2 नाम थे, तिनके की चीख। उस संग्रह का एक नाम उनके मन में था, तिनके की चीख, और दूसरा नाम था अपने को अप्रकाशित करता हुआ। तो बोले कि ये 2 नाम हैं और इन 2 नामों में से कौन सा नाम आपको ज़्यादा रुचता है, बताइए। तो मैंने दूसरा नाम पसंद किया, तिनके की चीख नहीं। मैंने दूसरा नाम पसंद किया, अपने को अप्रकाशित करता हुआ। लेकिन इसमें भी मैंने एक सुधार कर, एक मतलब जोड़ दिया। मैंने कहा अपने को अप्रकाशित करता हुआ नहीं, इसको कर लीजिए अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। मेरे हिसाब से अगर ये होने जोड़ देंगे आप, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, तो शायद ज़्यादा और मतलब मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा होगा। आप यकीन करिए, मैं मलेश के अंतरंग होने का दावा नहीं कर सकता। पता है ना, बहुत देर में मलेश से मेरी मुलाकात हुई थी, तो बहुत अंतरंगता का दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना अच्छा लगा मुझे जब उनका पत्र आया कि ठीक किया, आपने जो नाम सुझाया वो मुझे भी उस अपने को अप्रकाशित करता हुआ के मुकाबले जो आपने होने लगा दिया है, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये मेरे कवि व्यक्तित्व के लिहाज से ज़्यादा ठीक है। और फिर यही नाम उन्होंने संग्रह का रखा। ऐसे थे कि ज़्यादा मिलना जुलना मेरा नहीं था उनसे, लेकिन अभिप्राय के दौर में जब जितने अंक निकाले, अच्छा उन्होंने, हाँ उन्हीं दिनों उनकी एक आलोचना किताब भी आई थी। तब हापुड़ में एक संभावना प्रकाशन हुआ करता था जो अच्छी किताबें छापता था नए लोगों की। तो संभावना प्रकाशन से एक किताब आई थी आलोचना की, कविता से साक्षात्कार। तो मलियज ने वो किताब मुझे अभिप्राय में समीक्षा के लिए भेजी किताब, और कहा कि पढ़ के आप कुछ किसी से लिखवाएं या लिखें तो अच्छा लगेगा। तो वो समीक्षा मैंने अप्रैल सन 82 में जो अंक आया अभिप्राय का, उसमें मैंने सत्यप्रकाश मिश्र से मैंने वो समीक्षा लिखाई थी और अभिप्राय के सन अप्रैल 82 वाले अंक में छापी। लेकिन दुर्योग देखिए कि वो अंक आने से करीब 1 हफ्ता के करीब पहले खबर मिली कि मलियज नहीं रहे। अब कितना धक्का लगा था इस खबर को सुन करके। पर बहरहाल तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अच्छा मलियज बड़े स्वाभिमानी भी थे। आप सोचिए कि नई उम्र के लोग जो होते हैं, नए नए लोग जो होते हैं, हालांकि मलियज को लोग जानने लगे थे, काफ़ी लोग, बल्कि दिल्ली जब गए तो अच्छे खासे विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, निर्मल वर्मा, अशोक वाजपेयी, ये सब लोग उनसे परिचित थे। खूब बैठना उठना था इनके साथ, अच्छी बनती थी। तो ऐसा नहीं कोई जानता ना हो, चर्चा उनकी होती थी। लेकिन स्वाभिमान भी था। धर्मवीर भारती धर्मयुग में जब थे उन दिनों, तो धर्मवीर भारती को उन्होंने कुछ भेजा होगा मलियज ने।
भारती जी ने नहीं उसको जैसा कि होता है, संपादक का अपना विवेक होता है, तो वो रचना नहीं छपी धर्मयुग में। मलयज ने फिर दोबारा कभी धर्मयुग को कोई रचना नहीं भेजी। धर्मयुग में इलाहाबाद के लेखक छपते थे, मैं तक छपा हूँ, लेकिन मलयज की कोई रचना धर्मयुग में नहीं छपी, ऐसा समझना। बल्कि एक बात का उनको देखिए, हर कवि जैसा भी लिखता है, हर रचनाकार एक ही स्तर का होगा, एक ही पैमाने से सबको नाप लिया जाएगा, हर संपादक की निगाह में चढ़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। तो मलयज के साथ भी ये नहीं था, लेकिन मलयज को अफसोस था, जैसा कि हर कवि को होता है कि भाई थोड़ी बहुत पहचान, मुझे मान्यता मिले थोड़ी सी। तो जख्म पर धूल जब छपा तो दिलमान में उसकी समीक्षा छपी, सर्वेश्वर जी ने लिखी। दिलमान में जख्म पर धूल नाम के कविता संग्रह की जो पहला संग्रह था, उसकी समीक्षा उन्होंने सर्वेश्वर जी ने दिलमान में लिखी। लेकिन उस समीक्षा में, कविता की पुस्तक की समीक्षा कर रहे थे, लेकिन उस समीक्षा में संकेत ये आ रहा था कि निष्कर्ष मतलब सर्वेश्वर जी का ये है कि मलयज सहृदय आलोचक अधिक है। मतलब थोड़ा सा तकलीफ मलयज को हुई कि कविता संग्रह भेजा है तो उसमें ये कि सहृदय आलोचक अधिक हैं, ये कुछ कहीं ना कहीं लगता है कि सर्वेश्वर की निगाह में कविता उस तरह चढ़ नहीं सकी। बल्कि श्री राम वर्मा मजाक करते थे, कहते थे तुमने किताब लिखी जख्म पर धूल, लेकिन मुहावरा तो कुछ दूसरा है, घाव पर नमक। तो तुमने संग्रह लिखा जख्म पर धूल, लेकिन सर्वेश्वर जी ने समीक्षा लिखी, भले ही उस पर वो मुहावरा न इस्तेमाल किया हो, लेकिन दरअसल उस समीक्षा का शीर्षक होना चाहिए था घाव पर नमक। तो दुखी भी थोड़े हुए थे मलयज इस बात से। और तो और जब चौथा सप्तक की तैयारी चल रही थी, वात्स्यायन जी अच्छा अज्ञेय कविता लिखते थे, रचनात्मक लेखन करते थे अज्ञेय के नाम से, लेकिन पसंद करते थे कि जब बातचीत की जाए तो उनको वात्स्यायन जी नाम से पुकारा जाए। तो मैं जब उनसे 8वें दशक में, मतलब इमरजेंसी के बाद का दौर शायद था, तो दिल्ली में निज़ामुद्दीन में रहते थे अज्ञेय जी, वात्स्यायन जी। तो मैं दिल्ली गया हुआ था, तो उन दिनों भीष्म जी से, मतलब जो भी दिल्ली के लोग थे उनसे मिलने का मन हुआ, तो वात्स्यायन जी के यहाँ भी गया मैं। तो वात्स्यायन जी वो तब उनको ज्ञानपीठ मिल चुका था, और वत्सल निधि की स्थापना भी वो करके फारिग हुए थे उससे। तो उन दिनों हाँ, तो प्रसंगवश बात चली कि चौथा सप्तक की योजना बन रही है, इलाहाबाद में कुछ नाम आपकी नज़र में सुझाइए। तो अब मैंने कहा कि इलाहाबाद में तो अब लोग नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो इलाहाबाद के हैं या थे, लेकिन अब इलाहाबाद में नहीं हैं, बाहर हैं। तो आप इलाहाबाद में रहने वालों के ही चुने जाने की कसम क्यों खाएं? आप इलाहाबाद के लोग जो बाहर चले गए हैं उनकी कविताएं भी अगर लिखी जा रही हैं तो उनमें से कुछ, तो बोले जैसे, मैंने कहा मलयज जो खुद दिल्ली में रहते हैं। तो मलयज का नाम सुन करके वो बहुत उत्साहित नहीं हुए अज्ञेय जी। उन्होंने कहा और नाम इलाहाबाद के लोगों के, तो फिर कुछ नाम और बताए मैंने। उनका एक पत्र मेरे पास भी आया, तब वो नया प्रतीक निकाल रहे थे। प्रतीक तो खैर पहले निकला था, फिर बीच बंद हो गया था, लेकिन नया प्रतीक नाम से शायद राधा कृष्ण प्रकाशन से नया प्रतीक नाम की एक पत्रिका उन्होंने शुरू की वात्स्यायन जी ने। तो मुझे भी छापते थे, वो कविताएं भी छापते थे उसमें नया प्रतीक में। तो उन्होंने पत्र लिखा कि चौथा सप्तक में मैं आपकी कविताएं चुन चुका हूँ, कविताएं चुन ली थी उन्होंने,
तो बोले मैं कविताएं चुन चुका हूँ, एक वक्तव्य आप, क्योंकि सवक्तव्य सप्तक में सवक्तव्य कविताएं छापी जाती थी, तो बोले एक वक्तव्य लिख दीजिए, लिख के भेज दीजिए। अब मुझे एक तो इस बात का अफसोस था कि मलियज का नाम बताया मैंने, और उनके बारे में तो कोई इन्होंने हामी भरी नहीं की लेंगे, जबकि मैं मलियज को श्री राम वर्मा से अच्छा कवि मानता हूँ आज भी। हालांकि श्री राम जी भी मेरे मित्र थे, आते जाते बहुत आत्मीय थे, बल्कि मलियज से ज़्यादा आत्मीय थे श्री राम जी, क्योंकि मलियज ज़्यादा मिलना जुलना होता नहीं था। श्री राम जी अक्सर आया करते थे आजमगढ़ से, और मेरे यहीं ठहरते थे, तो उनसे मुलाकात थी। तो लेकिन मेरी पसंद श्री राम वर्मा के मुकाबले कवि के रूप में मलियज के बारे में अधिक थी, पर चूंकि चुप्पी साध दी थी वात्स्यन जी ने, तो फिर मैंने अच्छा, फिर उन दिनों में प्रगतिशील लेखक संघ, कानपुर में प्रगतिशील लेखक संघ का बाकायदा सदस्य वगैरह था, तो लेकिन जब कानपुर से छोड़ के आया तो फिर सब वो हो गया था। लेकिन प्रगतिशील संघ, लेखक संघ के साथ मेरा किसी न किसी रूप में मानसिक जुड़ाव अब भी था, तो इस नाते भी परहेज थोड़ा सा था कि चौथा सप्तक में कविताएं छपें, पता नहीं क्या हो, तो मैंने वक्तव्य नहीं भेजा, तो बच गया। वरना मैं भी, चौथा सप्तक के बारे में मजाक करते हैं लोग, थोथा सप्तक, तो मैं भी थोथा सप्तक का कवि होता। श्री राम वर्मा उसमें चुने गए, श्री राम जी का नाम उसमें रहा, तो यूँ मलियज बेचारे छूट गए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मलियज की प्रतिभा कवि के रूप में भी जितनी स्वीकृति पाने के योग्य थी, उतनी स्वीकृति उनको नहीं मिली। हालांकि बाद में नामवर जी ने बहुत उनका श्री रामचंद्र शुक्ल पर एक मोनोग्राफ लिखने का उनको प्रस्ताव मिला था मलियज को, और इत्तेफाक की बात कि जिन दिनों मलियज रामचंद्र शुक्ल पर मोनोग्राफ लिख रहे थे, उन्हीं दिनों यहाँ इलाहाबाद में नीलकांत भी रामचंद्र शुक्ल पर एक किताब लिख रहे थे, लेकिन दोनों एकदम उल्टा। नीलकांत जो लिख रहे थे उसका लबोलुबाब ये था कि रामचंद्र शुक्ल मृत मूल्यों के मसीहा हैं, लेकिन जो मलियज लिख रहे थे, हालांकि वो किताब अधूरी रह गई, वो मोनोग्राफ वो अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए, अधूरा ही छपा। बाद में नामवर जी ने संपादन किया उसका, और फिर वो मोनोग्राफ साहित्य अकादमी में छपा। लेकिन अगर आप साहित्य अकादमी वाले मोनोग्राफ को पढ़ें या पढ़ा हो आपने, तो ये अंदाज रखते देर न लगेगी कि मलियज ने ज़्यादा सही रूप में, सकारात्मक रूप में रामचंद्र शुक्ल को प्रस्तुत किया। अधूरा ही सही, लेकिन वो अधूरा काम भी पूरे जैसा है। रामचंद्र शुक्ल पर लिखी हुई किताबों में उस किताब का अपना अलग महत्व है। दोनों किताबें छपी, और दोनों पर नामवर जी ने मलियज की किताब बाद में छपाई रामचंद्र शुक्ल पर, साहित्य अकादमी से छपी वो, और नीलकांत की किताब भी छपी, और नीलकांत को चिट्ठी भी लिखते थे नामवर जी, बल्कि नामवर जी का जो चिट्ठी का अंश है वो नीलकांत ने अपनी किताब के फ्लैप पर छपाया भी। लेकिन नामवर जी जो खुद भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति ज़्यादा मानते थे कि आगे का जो विकास हुआ आलोचना का, उसमें दूसरी परंपरा का जो वाहक था वो द्विवेदी जी को उन्होंने श्रेय दिया, और रामचंद्र शुक्ल को उन्होंने कहा कि ये जो पूंजीवादी और सामंतवादी रूढ़ियाँ थी, उनके संस्कारों से ग्रस्त हो गए। ये निष्कर्ष नामवर जी का भी है। लेकिन तब भी नामवर जी ने महत्व दिया उस किताब को जो रामचंद्र शुक्ल पर मलियज ने लिखी थी, यानी उनके आलोचकी विवेक के प्रति सम्मान का भाव नामवर ने भी रखा, भले ही वो सहमत ज़्यादा हुए हों नीलकांत से। ये विशेषता, बड़े मनोयोग से, ईमानदारी से काम करते थे मलियज। मलियज एक बात और कहते थे, एक वाक्य मेरे दिमाग में उनका गूंजता है आज भी। वाक्य कहते थे कि आलोचना के हर क्षण मैं अकेला होता जाता हूँ,
ये मलेच्छ का वाक्य। आलोचना के हर क्षण मैं अकेला होता जाता हूँ। क्या मतलब था इसका? मतलब इसका ये था कि आलोचना को लोकतंत्र में भले ही बहुमत का महत्व माना जाता हो, लोकतंत्र में कई बार फैसले बहुमत के आधार पर होते हैं, तो लोकतंत्र में भले ही बहुमत को स्वीकार्य मानने की कहिए मजबूरी हो, लेकिन आलोचना के क्षेत्र में अपना लोकतांत्रिक अधिकार मलेच्छ ये मानते थे कि मुझे बहुमत से अलग भी अपना निर्णय देने का अधिकार है। जो सब कहते हैं वही मैं कहूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए कहते थे मैं ईमानदारी से, इसमें ये जो वाक्य है कि मैं आलोचना के हर क्षण अकेला होता जाता हूँ, ये वाक्य सिद्ध करता है एक तड़प कि मैं ईमानदारी से वही कहूँगा जो मेरा विवेक कहता है, भले ही बहुत से लोग अलग तरह की बात कह रहे हों, पर मैं क्यों कहूँ वही? अकेला पड़ जाऊं तो ठीक है, लेकिन इस अकेलेपन का भी मूल्य है, क्योंकि ये ईमानदारी का प्रमाण देता है ये अकेलापन। तो अकेलेपन का वर्ण करने की बात आगे भी करते हैं, लेकिन आगे जिस तर्क से अकेलापन स्वीकार करते हैं वही तर्क मलेच्छ का नहीं है। मलेच्छ एक आलोचक के रूप में ये कहते हैं कि मैं आलोचना का लोकतांत्रिक अधिकार अपने तय ये मानता हूँ कि मैं, अगर मेरा विवेक अलग तरह से कुछ कह रहा है और 20 लोग एक तरह की बात कह रहे हैं, तो मैं उन 20 लोगों की बात के डर से अपना मत नहीं बदलूंगा। मैं अकेला पड़ जाऊं पर ईमानदारी से अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा, जो मेरा विवेक कहता है वही कहूंगा। ये एक आलोचक की प्रतिज्ञा मलेच्छ के मन में थी, और जाहिर है इस अकेलेपन का त्रास भुगता उन्होंने। जो आप कहते हैं आलोचना के हाशिए, तो जितना नाम बहुत से आलोचकों को मिला उतना नाम शायद पाने का हक मलेच्छ को नहीं मिला। तो ये है। लेकिन तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कवि के रूप में और आलोचक के रूप में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक मुहावरा पता नहीं कहाँ से चल पड़ा, अफवाह जैसा। बहुत से लोगों ने कह दिया भाई एक असफल आलोचक एक सफल कवि होता है, एक असफल कवि एक सफल आलोचक होता है। अब चल पड़ा है, ये निरी अफवाह। ऐसा नहीं होता। एक सफल कवि भी कितना सफल आलोचक हो सकता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मुक्तिबोध। जितने सफल कवि उतने ही सफल आलोचक। और इसी आधार पर मलेच्छ को भी आप कह सकते हैं, जितने सफल कवि उतने ही सफल आलोचक। को बड़ छोट कहा अपराधु, बड़े कवि हैं कि आलोचक बड़े हैं, दोनों के साथ न्याय किया उन्होंने, कोशिश की। जब देखिए न्याय की कसौटियाँ अलग अलग होती हैं साहित्य के क्षेत्र में। कोई सुप्रीम कोर्ट तो साहित्य में होता नहीं कि किसी ने जज साहब बैठे हैं कोई साहित्य के आधार में और कहते हैं बस यही फैसला होगा, ऐसा नहीं होता। साहित्य में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अलग अलग मत देने का अधिकार सबको होता है। तो ये ठीक है कि कुछ लोग उनको कवि मानेंगे, कुछ लोग उनको आलोचक मानेंगे, लेकिन मुझे तो लगता ये है कि वो जितना कर सकते, अपनी प्रतिभा का दाय जितना वो दे सकते थे, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि कवि के रूप में काम करूं तो भी, आलोचक के रूप में काम करूं तो भी, किसी दबाव में नहीं, अपने मन के साथ पूरी सच्चाई निष्ठा बरतते हुए काम किया जाए। तो सफल कवि और सफल आलोचक दोनों होना कैसे एक साथ संभव होता है, ये जिस तरह मुक्तिबोध से आप पहचान सकते हैं, वैसे ही अब उतना ठीक है भाई, अब मुक्तिबोध के बराबर हम दर्जा नहीं देने जा रहे हैं आगे मलेच्छ को, लेकिन ये जो बात है कि कम समय मिला उनको, तो अपने कम उम्र के स्पैन में वो इस बात का सबूत देते ही हैं कि कविता में भी न्याय करेंगे और आलोचना के क्षेत्र में भी न्याय करेंगे, वो करते हैं। एक देखिए वो एक
कवि हृदय की संवेदना से ओतप्रोत आलोचक थे। वो जो बात शुरू मैंने कही थी ना कि बुद्धि की सतेजता और उर की सरलता दोनों दोनों ही काम्य थे मलयज को। तो कविता के क्षेत्र में कई बार उर की सरलता, भाव, अनुभूति में डूबता है एक व्यक्ति, और आलोचना में विवेक का पहरा लगा है, ये ध्यान रखना होता है। वहां बहुत भावना में डूब नहीं सकते आप। तो ये संतुलन कि कितना भावना में डूबकर चलना है और कितना विवेक के साथ को पकड़ रहने की प्रतिज्ञा निभानी है, ये दोनों बातें एक संतुलन के साथ साधने की कोशिश मलयज कर रहे थे। इसमें सफलता कितनी मिली उन्हें, ये बाद की बात है, ये तय होता रहेगा। कोई अंतिम फैसला करने का अधिकार न मुझे न किसी और को। जो जो लोग पढ़ते जाएंगे मलयज को, शायद राय बनती जाए अलग अलग, तो वो फैसला कोई नहीं करना है। लेकिन ये कि जितना कर सकते थे मलयज, वो उन्होंने दोनों को निभाने की कोशिश की। बल्कि वाल्टर बेंजामिन का एक हवाला मलयज ने दिया है। मलयज कहते थे कि आलोचना केवल विश्लेषण नहीं होती। कई बार लोग समझते हैं आलोचना माने विश्लेषण, एनालिसिस। तो कहते थे नहीं, विश्लेषक और आलोचक में एक फर्क है। किसी रचना का भाष्य कर देना, टीका कर देना, विश्लेषण कर देना एक बात है, पर आलोचना के जरिए रचना को परखने की निगाह देना ये दूसरी बात है। तो इस संबंध में वो वाल्टर बेंजामिन को उद्धृत किया उन्होंने। वाल्टर बेंजामिन ये कहते थे कि विश्लेषक जब किसी रचना को देखता है तो रचना को एक चिता मानकर चलता है, जैसे एक चिता है। और विश्लेषक क्या करता है, लकड़ी कितनी लगी, उस चिता को बनाने में लकड़ी कितनी लगी, कितनी लकड़ी जली, कितनी राख हुई, वगैरह वगैरह, ये बताता है। तो कहते थे विश्लेषक रचना को चिता मान करके अपनी विवेचना के लिए लकड़ी और राख का चयन करता है। लेकिन आलोचक क्या करता है, आलोचक जीवन की लपट उसमें कितनी है रचना में, लौ, वो लौ चिता में जो लौ दिखाई पड़ रही है, जो लपट दिखाई पड़ रही है, उस लौ एक अबूझ रहस्य कितना छिपा है उस लौ में, इसको सामने लाने की कोशिश आलोचक करता है। मलय जी मानते थे कि आलोचना कर्म क्या है, आलोचना कर्म जीवन के उस अबूझ रहस्य को प्रकाशित करने वाली लौ की तरह है, जिसको पकड़ने की सर्जनात्मक कोशिश एक आलोचक को करनी चाहिए। रचना में वो लौ कैसी है, तो ये काम एक तरीके से कहें कि ये जो वाक्य है वाल्टर बेंजामिन का, उस वाक्य का मर्म समझ रहे थे। और कहें सिर्फ विश्लेषण आलोचना नहीं होता, विश्लेषण बहुत लोग कर लेते हैं। जैसे चिता में लकड़ी कितनी लगी होगी, राख क्या, बहुत लोग जानते हैं, बता लेंगे। पर वो लपट, वो लौ जो चमकती है, जिसकी आभा उस रचना में, जीवन की लौ जो रचना में छिपी हुई है, उसकी जांच परख कर पाना, वो जो रचना में कौन रही है, कांप रही है, झिलमिला रही है, उसको सामने ला पाना, ये आलोचना का दायित्व, ये मानते थे मुक्ति मलयज। और अक्सर मलयज ने कुछ सवाल उठाए एक आलोचक के रूप में। एक सवाल उनके मन में ये आता है कि आलोचना और रचना का संबंध इतना असहज क्यों होता है, प्रायः मेल नहीं बैठ पाता।
रचनाकार कहता है अरे आलोचक समझ नहीं पाया हमको, और आलोचक कहता नहीं भैया हमने तुमको समझा भी और समझाया भी, पर रचनाकार नहीं मानता, और रचनाकार को शिकायत कुछ कुछ रह जाती है, और आलोचक बार बार कहे, कन्विंस करे, लेकिन कन्विंस नहीं होता रचनाकार। तो ये संबंध असहज क्यों है? एक सवाल ये बार बार मलेश के मन में आलोचक के रूप में आता है। दूसरा सवाल, क्या आलोचना कोई परोपजीवी विधा है? कुछ लोग कहते हैं रचना पहले है, और आलोचना पूरी तौर से रचना पर ही निर्भर रहती है, रचना प्राथमिक है, आलोचना द्वितीयक है। तो कुछ लोग कहते हैं आलोचना तो परोपजीवी है, रचना पर जीवित रहती है, रचना बिना आलोचना के चल सकती है, पर आलोचना बिना रचना के नहीं चल सकती। ये तो क्या वाकई इस तर्क से आलोचना को परोपजीवी विधा माना जाए, पैरासाइट माना जाए आलोचना को? तीसरी बात, ये रचनाकार और आलोचना, कहीं धूमिल ने कहीं कह दिया होगा कि रचनाकार रचता है, आलोचक बकता है। तो मलेश को परेशान करती है ये चीज कि ये तनाव क्यों, रचना और आलोचना, रचनाकार और आलोचक के बीच ये तनाव क्यों? इसका उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं इस पर। मलेश सोचते बहुत थे, इसका प्रमाण है डायरी उनकी। एक एक वाक्य आप देखें, एक एक वाक्य के पीछे कितना चिंतन है उनका, कितनी गहरी सोच है उनकी। पता नहीं कितना कागज खराब करते होंगे तब एक वाक्य लिख पाते होंगे वो सोच करके। तो बिना सोचे नहीं लिखते मलयज, ये प्रमाण आपको मिलेगा। तो मलयज उत्तर तलाशने चलते हैं कि भाई ये क्यों ऐसा है, तनाव क्यों है रचना आलोचना के बीच। तो उनके मन में 3 उत्तर, और वो उत्तर भी प्रश्न के रूप में ही आते हैं, मानो अपने आप से अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं, और फिर अपने आप से ही पूछ रहे हैं क्या ये उत्तर हो सकते हैं। जैसे एक उत्तर तो ये है कि शायद आलोचना में ही कुछ कमी है, अपने दायित्व को निभा नहीं पा रही आलोचना, शायद हो सकता है ऐसा, आलोचना में कमी हो। दूसरा उत्तर ये तलाशते हैं, प्रश्न के रूप अपने से पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो रचना है, रचनाकार है, वही असहिष्णु हो गया हो, अपनी तारीफ ही सुनना चाहता हो, अपनी कमी सुनना ही नहीं चाहता हो। तो हो सकता है रचनाकार में सहिष्णुता की कमी हो। और तीसरा ये कि क्या आलोचक रचना के साथ अपने पूर्व निर्धारित निष्कर्षों के साथ तो नहीं जाता है, ज्योमेट्री में प्रमेय की तरह कि ये सिद्ध करना है और यही सिद्ध करना था। कई आलोचक ऐसा करते हैं, कुछ वैचारिक आग्रह होते हैं, कुछ विचारधारा आग्रह होते हैं, उन आग्रहों से परखते हैं रचना को, तो जो निष्कर्ष उनको चाहिए वही आरोपित रचना पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं, मलेश पूछते क्या ऐसा तो नहीं है कि आलोचना अपने दायित्व को निभा नहीं पा रही हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि रचनाकार असहिष्णु हो गया हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि आलोचक कुछ पहले से बने बनाए सांचे के साथ जाता हो रचना के पास, और उस सांचे में ढालता हो, देखता हो नपी कि नहीं नपी, और तब खारिज करता हो या स्वीकार करता हो। बहरहाल इन प्रश्नों को मलयज छोड़ देते हैं हमारे पास कि आगे भी विचार इन पर होता रहे। अंतिम फैसला नहीं देते, पर छोड़ देते हैं कि इन पर विचार होता रहे। अच्छा, मलयज में एक बात ये भी थी कि जैसे हम लोग बताया ना कि मैं प्रगतिशील लेखक से जुड़ा हुआ था, पर कानपुर में देवीशंकर अवस्थी के संपर्क में आया। देवीशंकर अवस्थी भी प्रगतिशील खेमे में नहीं जुड़े हुए थे, वो भी मानते थे कि शिविरबद्धता नहीं होनी चाहिए। और मलयज भी कभी मार्क्सवाद आर्सवाद के चक्कर में नहीं पड़े मलयज, और निर्द्वंद्व भाव से जो उनको सही लगता था वो कहते थे, किसी संगठन में शामिल नहीं हुए मलयज। तो ये है, लेकिन अब इसके बारे में शिकायत करें उनसे कि वैचारिक रूप में क्यों नहीं किसी विचारधारा से संतुष्ट हुए वो, या ये माने कि शायद उनको
कुछ कुछ कलावाद या रूपवाद घेरे हुए था, या कहीं कुछ उनके सोच में ऐसा पेंच था जो उनको बार बार उन लेखकों, उन कवियों की तरफ आकर ले जाता था जो विचारधारात्मक चीज़ों को नुस्खा मानते थे, फार्मूलाबद्ध लेखन कहते थे उनको। ये भी सोचने की बात। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मुक्तिबोध जितने मलयज जितने सहृदय थे, उतने ही विचारवान भी थे। उन्होंने, अब शमशेर तो कहते थे मार्क्सवाद मेरे लिए ऑक्सीजन है, शमशेर तो कहते थे ना। मलयज शमशेर को बहुत पसंद करते थे, अच्छा खासा सत्संग था शमशेर के। शमशेर पर लिखा भी है मलयज ने, 2 लेख लिखे महत्वपूर्ण शमशेर पर मलयज ने। तो शमशेर तो मार्क्सवादी थे, लेकिन मलयज ने पसंद किया उनको। हालांकि बाद में फिर शमशेर पर आलोचनात्मक टिप्पणियां भी उन्होंने की, निस्संगता के साथ की, वो अलग बात है। तो कहना ही मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी तड़प थी मलयज के मन में कि बल्कि कहीं लिखा भी है उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल की बात करते हुए लिखा है, 2 बातें लिखी हैं। एक वाक्य तो उनका शायद ऐसा कुछ है कि वो, उनके पास संवेदना का एक कुतुब नुमा था, कंपास। कहते हैं शुक्ल जी के पास संवेदना का एक कुतुब नुमा था, जिससे वो रचनाकार की आत्मा के भूगोल की थाह लेते थे। शुक्ल जी ने लिखा संवेदना का कुतुब नुमा, जिससे वो आत्मा के भूगोल की थाह लेते थे। और दूसरा एक वाक्य और गौर करने का है, खासतौर से हम लोगों को, संध्या बैठी हुई है या आप लोग भी प्रगतिशील लेखक संग जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ असहमति का स्वर भी बहुतों के मन में हो सकता है। वो कहते थे मलयज कि अगर शुक्ल जी आज होते, रामचंद्र शुक्ल अगर आज होते, तो ये जो पक्षधर और जनवाद का नाम लेने वाले बहुत से लेखक हैं, इनको शुक्ल जी आज भी वैसे ही खारिज करते जैसे कबीर को किया था। अब सोचिए, पूरे खरे परिश्रम कर रहे। अब शुक्ल जी होते तो क्या करते, ये तो अलग बात है, लेकिन वो ये कल्पना करते हैं, अंदाज लगाते हैं मलयज, इससे उनकी दृष्टि का पता चलता है। वो ये अंदाज लगाते हैं कि ये जो जनवाद और ये जो पक्षधरता या प्रतिबद्धता जैसे शब्द चल पड़े हैं, ये कहीं न कहीं रूढ़ मानसिकता की ओर ढकेलने वाले, ऐसा लगता था उनको। तो शुक्ल जी के हवाले से उन्होंने ये बात कही। लेकिन खैर ये बात तो शुक्ल जी के हवाले से कही, एक बात उन्होंने सीधी सीधी कही है, सीधी सीधी बात जो कही है उन्होंने, उसको मैं शब्दशः नहीं कह पाऊंगा, मुझे वो शब्द याद नहीं है उनके यथावत क्या हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका भाव क्या है, वो बताना चाहता हूँ। तो मलयज को लगता, मुझे लगता ये है कि मलयज को न तो वे कवि पसंद थे जो बाहरी यथार्थ को अभिव्यक्त कर लेना ही पर्याप्त मानते, जीवन का बाहरी यथार्थ ही कविता में आए, बार बार आए, और उसी में कविता बार बार आती रहे, ये मलयज पसंद नहीं करते। कहते थे ये काम आसान है, मलयज कहते थे कविता में ये काम करना आसान है, क्योंकि इससे एक आधार मिल जाता है, सहूलियत मिल जाती है आपको। लेकिन इससे उस सांसत का पता नहीं चलता, उस बेचैनी का पता नहीं चलता जो उस यथार्थ के प्रति आपके मन में होना चाहिए। कई बार लगता है कि आप जो सब लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना काल है, अब कोरोना काल में पता नहीं कितनी कविताएं लिखी जा रही हैं, कितनी रचनाएं लिखी जा रही हैं। जैसे चीन का हमला जब हुआ था ना, हाँ, तो वीर रस का अथाह समुद्र उमड़ पड़ा था, पर आज वो कविताएं कहाँ हैं। तो ये होता है कई बार कि जो एक काल विशेष में बाहर का यथार्थ होता है, वो हम सोचते हैं उसको व्यक्त कर लेना ही हमारा परम दायित्व है, उसके अलावा सारी दायित्व
गौण हैं। तो शिकायत थी, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। कहते थे सांसत, सांसत उनका वर्ड है कि वो जो बाहर घट रहा है उसको लेकर आपके अंदर बेचैनी कितनी है, तड़प कितनी है, वो आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। निरा यथार्थ अगर देखना है तो अखबार में खबर छप रही है, पढ़ लीजिए उसको, क्या जरूरत है कविता पढ़ने की। तो ये उनको लगता था एक तो। और दूसरी बात वो कहते थे, यानी एक बात तो उन्होंने कहा निरे बाहर के यथार्थ को व्यक्त कर देना ही कविता नहीं होता, कवि कर्म नहीं होता। एक तो बात ये कही, इसके साथ ही दूसरी सांस में, पहली सांस में ये बात कही और दूसरी सांस में ये भी कहते हैं कि मुझे वे कवि पसंद नहीं जिनकी कविता निरा एकालाप बन के रह जाती है अपने एकांत का। कहीं पता ही नहीं किस काल किस दौर में है कवि, तो निरा एकालाप बनकर रह जाए ऐसी कविताएं पसंद नहीं, और निरा बाहरी शोर जो हो रहा है बनकर रह जाए पसंद नहीं। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है उनका, कहते हैं कि भाषा के भीतर अनुभूति होती है। ध्यान दीजिए, भाषा के भीतर अनुभूति होती है पर भाषा के बाहर कर्म होता है। कविता इन दोनों के बीच संधि बिंदु पर होती है। यानी आप ये आरोप नहीं लगा सकते मलयज पर कि वो बाहर केवल कविता ही लिखना पर्याप्त है, बाहर कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं, भाषा के भीतर अनुभूति है तो भाषा के बाहर कर्म है, और इन दोनों के संधि स्थल पर कविता होती है। कहते थे सच्ची कविता वो है जिसमें भाषा के भीतर की अनुभूति झंकृत होती हो, और बड़ी कविता वो है जिसमें भाषा के बाहर का कर्म भी प्रमाणित होता हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो विचारधारा का निरा विरोध करते थे, जो तमाम नागार्जुन जैसे कवियों को एकदम खारिजी। मुझे नहीं ध्यान कि नागार्जुन पर उन्होंने कितना लिखा है, शायद बहुत कम लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस तरह के कवि त्रिलोचन से मिलते थे वो। त्रिलोचन शमशेर से अच्छी खासी उनकी मैत्री थी मलेज की। तो ऐसा नहीं है कि वो सकर, जो मुक्तिबोध के यहाँ सकर्मकता शब्द आता है उसका निषेध करके वो कहते हो कि अंदर की गुफा पे चले जाओ, ये नहीं। एक संतुलन की बात उनके रचना कर्म और आलोचना कर्म दोनों में, अनुभूति और कर्म दोनों के बीच एक संधि बिंदु की तलाश कविता में भी करते हैं वो, और अपनी आलोचना में भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से मलयज पर बात करते समय ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मलयज से अगर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि भाई मलयज तो रहे नहीं, कविता उनकी रहेगी, आलोचना उनकी रहेगी, पढ़ी जा रही, पढ़ी जाएगी, लेकिन क्यों पढ़ी जाए? भाई आज तो सवाल ही है ना, इतना कुछ छप रहा है कि सब तो आप पढ़ नहीं सकते, तो कोई तर्क होना चाहिए ना आपके पास कि हमने ये किताब क्यों चुनी है, क्यों पढ़ना चाहिए, लेखक क्यों चुना है हमने पढ़ने के लिए, क्या है इसमें। तो फिर यही निकल के आएगा कि एक कवि का पूरे आत्मबोध के साथ कि कविता केवल शौकिया काम नहीं है। वो जैसे गालिब ने कहा था ना कि मेरे अंदर जो आंख से ही टपका वो लहू क्या है। तो कविता जो कागज पे उतर गई पर जिसने प्रमाण नहीं दिया कि हम दिलो दिमाग से होकर आए हैं, और पूरी तड़प, एक एक नस, दिमाग की एक एक नस की तड़पन हमने जज्ब की है तब हम कागज पर उतरे हैं, संवेदना की एक एक लय हमने अपने में उतारी है तब हम कागज पर उतरे हैं। जो कविता सबूत न दे पावे वो क्यों लिखी जाए भाई?
और ख़ासतौर से मलयज तो ये प्रश्न बार बार उठाते हैं। वो कई बार बड़े उदास होते थे कि जो संस्थान बने हैं साहित्य को लेकर के, दुनिया भर के संस्थान बने हुए हैं, कहते थे मैं यहाँ क्यों जाऊँ, यहाँ क्या होता है, औपचारिकताएं होती हैं, पैसा है, पद मिल गए हैं, लोग जा रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ, बुलाया जाएगा भी तो पूरे स्वाभिमान के साथ जाऊँगा। नहीं मैं क्यों। अच्छा, मलयज बोलते बहुत कम थे। मलयज को गोष्ठियों में बोलने की आदत नहीं थी। परिमल की गोष्ठियाँ बहुत होती थी इलाहाबाद में। मलयज अपने मित्रों को श्री राम वर्मा और सुखी लाल वगैरह के साथ जाते थे उसमें नियमित। बल्कि केशव जी ने जो परिमल पर किताब लिखी है उसमें परिमल के विवरण हैं, उसमें मलयज का नाम भी आता है, तो शामिल होते थे। लेकिन कहीं बोलते हुए सुना गया हो उनको, ऐसा उल्लेख नहीं आता। कहते ये सब बोलना तो शौक है क्या। तो शौक मात्र नहीं, केवल शौक के नाम पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो फिर कोई मतलब नहीं। बहुत सबको शौक है अपने अपने, सब लिख रहे हैं, लिखने दीजिए सबको, फिर क्या है। तो एक बात तो ये सीखने की कि जब तक आप पूरे होशो हवास के साथ और फिर जुनून के साथ भी अपने मन से होकर आती हुई एक एक झंकृति, एक एक तार को सुन नहीं लेते और उसे भाषा में उतारने की तमीज़ आपको नहीं आती है, तो कोई मतलब लिखने का नहीं। ये सीखने की, इसलिए पढ़ना चाहिए। कैसे ये तमीज़ अर्जित की जाए, या मलयज ने कैसे ये तमीज़ अर्जित की होगी, आप जानते हो। शायद मलयज को बहुत बीमारियां थी, रोगग्रस्त थे, टीबी था उनको, परेशान रहते थे, आर्थिक रूप में भी बहुत उधर जो उनका परिवार था, जो उनकी बहन और उनके सब, तो उनके अपने अपने संकट समस्याएं थी सबके। तो उसके बावजूद मलयज ने जब कविता और आलोचना में काम किया तो अपने होने को अप्रकाशित करते हुए, जैसा मैंने कहा ना, मैं परिवार में जो हूँ, मैं व्यक्ति के रूप में जो हूँ उतना ही नहीं, मैं समाज में जो हूँ और समाज में होते हुए मैं कितना समाज का स्वप्न देख पा रहा हूँ कि अच्छा है या बुरा है, और उसको देख करके मेरे अंदर क्या घट रहा है, वो सब कविता में आना चाहिए। तो ये चीज़ सीखने की है मैंने इससे। और दूसरी बात ये कि किसी अतिरिक्त प्रकार का आपके पास अगर कोई साधन है तो उस अतिरिक्त साधन के बल पर आप साहित्य के क्षेत्र में स्थान पाना चाहते हैं तो ये ढोंग है। आपको साहित्य के क्षेत्र में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पद पा सकते हैं और तरीके से, आप धन कमा सकते हैं और तरीके से, तमाम उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर साहित्य के क्षेत्र में आना है तो दांव पर लगाते हुए आना है, लोभ मोह छोड़ते हुए आना है, और इस बात के लिए तैयार रहना है कि उपेक्षा भी की जाएगी, तब भी अपने मूल्य, अपने बोध के साथ कविता के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में डटे रहेंगे। ये भी ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें, अगर इन चीज़ों की तमीज़ हमको पानी है तो मलयज के पास बार बार जाना होगा। और अंत में फिर मैं मलयज की एक कविता, जिससे आप उनको समझ सकते हैं, एक छोटी सी कविता, पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, एक छोटी सी कविता है, उसका शीर्षक ही है हाशिए पर। जो आलोचना के हाशिए की बात आप चलाई है, तो मलयज ने तो एक कविता ही लिखी थी इसी शीर्षक से, हाशिए पर। तो हाशिए, और ये कविता लिखी गई थी मई 1965 में। लिखते हैं मलयज अपने बारे में, किसी गलत छपी इबारत पर काट कर चिपका दिया गया हो ऐसा सादा जीवन। अपने जीवन पर कह रहे हैं, किसी गलत छपी इबारत पर काट कर चिपका दिया गया हो ऐसा सादा जीवन, पारदर्शी दृष्टि को ठेंगा दिखाता हुआ, पारदर्शी दृष्टि को ठेंगा दिखाता हुआ जीता हूँ एक पश्चाताप रहित
भूल सुधार की तरह। किसी गलत छपी इबारत पर काट कर चिपका दिया गया हो, ऐसा सादा जीवन पारदर्शी दृष्टि को ठेंगा दिखाता हुआ जीता हूं, एक पश्चाताप रहित भूल सुधार की तरह। पश्चाताप रहित। जो मिला उस पर गुरूर नहीं, जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा नहीं। ये थे हमारे मलयज, और मैं समझता हूँ इस रूप में आप मलयज को याद करें तो शायद बेहतर न्याय भी कर सकेंगे मलयज की प्रतिभा के साथ, और अपने साथ भी, अपनी जिसे आप अपना विवेक कहते हैं उसके साथ भी। धन्यवाद।